हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। शनिवार का दिन है और शनिवार को जनरली हम रीडिंग क्लासेस नहीं करते हैं। हम स्पेशल क्लासेस करते हैं। शनिवार को रिवीजन करते हैं, राइटिंग पे काम करते हैं। लेकिन इस वीक में काफ़ी ब्रेक्स होने की वजह से आज सैटरडे को भी रीडिंग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल जो आज पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक टाइम्स का। अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक पैसेंजर ने एयरलाइन के पायलट को घूंसा मार दिया प्लेन के अंदर। तो पायलट साहब को घूंसा क्यों पड़ा, इसके पीछे सरकार कैसे जिम्मेदार है, इस आर्टिकल में आप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स हम साथ लेके चलेंगे। इस क्विज में 8 क्वेश्चंस हैं और क्लास के लास्ट में आपको 8 में से 6, 7 या 8 मार्क्स मिलने चाहिए। पूरे मन से इन कॉन्सेप्ट्स को सीखो और बाद में इस क्विज पे अप्लाई करो। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, नीडलेस केओस। केओस वर्ड जो है ना, बहुत बार आता है और सबको आता भी होगा ये वर्ड। अराजकता को या डिसऑर्डर को, अफरा तफरी को, भागम भाग को केओस बोलते हैं। डिसऑर्डर, एनार्की, पेंडेमोनियम, मेहम सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। कह रहे जी ऐसी अफरा तफरी हमने देखी दिल्ली में एयरपोर्ट पे, ऐसा केओस हमने देखा जो नीडलेस था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर एयरलाइंस और सरकार पहले से इंतजाम रखते तो ऐसा केओस आपको देखने ना मिलता। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्लास को एक लाइक दे करके एक शेयर दे दो। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 6, 6:30, 7 बजे ये क्लास आपको रोज मिलती है। कह रहा है पुअर विजिबिलिटी caused by bad weather along with infrastructural gaps was behind the pandemonium at IGI एयरपोर्ट। कह रहा है खराब जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी मतलब देखने की ताकत, व्यू, विजन। भाई पायलट को भी देखना पड़ेगा ना लैंड करने से पहले या टेक ऑफ करने से पहले। अगर धुंध होगी तो उसको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। कह रहा है खराब जो विजिबिलिटी है धुंध की वजह से, जो कि कोज्ड बाय है बैड वेदर से, जिसका कारण है खराब मौसम। और कह रहा है किसके साथ में, साथ ही में अलोंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स के। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा, गैप्स यानी कमियां, एयरपोर्ट के ढांचे में कमियों के। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने मिलके ना, ये दोनों चीज़ें मिलके बिहाइंड थी या पीछे थी उस सारे पेंडेमोनियम के, केओस के, डिसऑर्डर या एनार्की के, जो आपने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखा, आईजीआई एयरपोर्ट पे देखा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर बहुत ईजी है जो बच्चे रेगुलर रीडिंग करते हैं। पुअर विजिबिलिटी विच इज़ कोज्ड बाय बैड वेदर अलोंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स वॉज बिहाइंड द पेंडेमोनियम। विजिबिलिटी आपका सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है। गैप का मतलब होता है कमियां, फासले। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स का मतलब है एयरलाइन में या एयरपोर्ट पे जो ढांचा बना हुआ है, जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से आपने सारे इस झंझट को देखा। चलिए अब 2 सवाल आपसे पूछूंगा। पहले तो मुझे बताओ, ये विजिबिलिटी है और ये मिल गई है ढांचे के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स के साथ। जब इन दोनों को सब्जेक्ट बनाया जाए तो फिर वर्ब को सिंगुलर क्यों लगाना है? भाई विजिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स के साथ में पीछे थी इस पेंडेमोनियम के, तो विजिबिलिटी और गैप्स मिल करके तो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब को प्लूरल क्यों नहीं रखना चाहिए इस केस में, वॉज क्यों लगाया गया है? चलो ध्यान से समझना, बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आप देखते हो। ये सारी वो प्रेपोजिशंस हैं अंग्रेजी में जिनको देख करके आप कन्फ्यूजन रखते हो कि ये प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट कैसे लेंगी। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू। आपको याद रखना है कि ये प्रेपोजिशन जब भी आए, इनके बाद में रखा हुआ जो नाउन है वो इनका ऑब्जेक्ट बनेगा, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अब टेक्निकली समझो इसको कैसे। द सीलिंग फैन एज वेल एज द एयर कंडीशनर नीड और नीड्स रिपेयरिंग। छत का पंखा और साथ ही साथ जो एसी, दोनों को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ। इन सभी जो है प्रेपोजिशंस का मतलब है साथ ही साथ।
हिंदी में समझो तो दो चीज़ों को रिपेयरिंग चाहिए, छत के पंखे को और साथ ही साथ एयर कंडीशनर को। अगर मैं दोनों को रिपेयरिंग करूँगा, दोनों को सब्जेक्ट बनाऊँगा, तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल और मुझे लिखना चाहिए फैन एज वेल एज द कंडीशनर नीड रिपेयरिंग। ऐसा लिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं आएगा। इंग्लिश में यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि एज वेल एज के बाद में जो नाउन आया है वो एज वेल एज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा है तो ये जो एयर कंडीशनर है ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो सब्जेक्ट बच गया सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब आएगी नीड्स यानी कि सिंगुलर। समझ गए? हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपको समझना है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ये, ठीक है। बीच में अगर एंड लगा होता तब आप प्लूरल वर्ब लगा सकते थे और लगानी भी चाहिए थी, लेकिन एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सभी के सभी एंड जैसी कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशंस हैं और इनको अपना ऑब्जेक्ट जो है अपने बाद में चाहिए होता है। इंडिया अलॉन्ग विद द यूएस एंड चाइना हैज़ या हैव मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। भारत ने साथ ही साथ अमेरिका और चाइना के मेक किया है एक सॉफ्ट लैंडिंग को, आराम से लैंडिंग को चांद के सरफेस पे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो करने को तो तीनों ने किया है, इंडिया ने भी किया है, यूएस ने भी किया है, चाइना ने भी किया है। हिंदी में देखो तो सबके सब कर रहे हैं, तो आपको वर्ब हैव लगानी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में ये जो बीच में अलोंग विद है ये अपने बाद प्रेपोजिशन है और अपने बाद ले रही है ऑब्जेक्ट यूएस एंड चाइना। तो यूएस एंड चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो बचा कौन? बचा इंडिया। और इंडिया के लिए वर्ब कैसी आएगी? इंडिया के लिए आएगी हैज़, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यही काम आपको टुगेदर विद अगर मिले उसके साथ भी करना है। नीचे वाले सेंटेंस में देखो, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। टीचर ने बच्चों के साथ मिलकर के कंट्रोवर्शियल पॉलिसी के सामने प्रोटेस्ट किया। टुगेदर विद के बाद में स्टूडेंट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बचा अकेला टीचर और टीचर की वर्ब है। यहाँ पे अगर हैज़ या हैव में से चूज़ करना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा हैज़ प्रोटेस्टेड। चलिए इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? क्लियर हो गया ना भाई? किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताना, है ना, कमेंट्स में लिखते हो तो मैं पढ़ लेता हूँ और मुझे पता लग जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपने उसको रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। द लीड एक्टर्स ऑफ द मूवी विद देयर क्रू हैज़ या हैव लेफ्ट फॉर यूरोप फॉर फर्दर शूटिंग। मूवी के जो लीड एक्टर्स हैं, अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं, अपने क्रू के साथ में यूरोप के लिए लीव या कर चुके हैं या छोड़ यूरोप के लिए निकल चुके हैं आगे की शूटिंग के लिए। हैज़ लगाऊं या हैव लगाऊं? पूरा दिमाग अप्लाई करना, सब्जेक्ट को ढूंढना, सही सब्जेक्ट के हिसाब से सही वर्ब को चूज करना, डालना कमेंट्स में आंसर। गलत होगा तो सही करके बता देंगे और सही होगा तो आपको लाइक करके या हार्ट दे के बता देंगे। सब बच्चे इसको ट्राई दें। चलिए बढ़े आगे। अब आ जाओ आर्टिकल की वोकैब पे। 5-6 वर्ड्स हैं, सारे शुरू में देख लो एक साथ। मॉक टेस्ट पासिस के लिए जिन बच्चों को ज़रूरत है आप अवेल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की 1 डे सेल का। आज रात 12 बजे तक ये एक्टिव है। 439 रुपीज़ में आपको 1 साल का ईयरली मॉक टेस्ट पास मिल रहा है जो है टेक्स्ट बुक का। इसमें 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं, 700 एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड हैं। आपको अलग अलग बाय नहीं करना है, सारे एग्ज़ाम्स एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में आ जाएंगे। प्रो पास है तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको टेक्स्ट बुक का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करने पे जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो आपको अप्लाई करना है कूपन YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे योर प्राइस विल रिड्यूस टू 439 रुपीज़, ठीक है। तो अप्लाई कर लो और जिसको ज़रूरत है यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द पास ड्यूरिंग द सेल टुडे। चलिए वो कैब शीट्स आज 5 नहीं, आज अपने पास 6 वर्ड्स हैं। जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको, शीट को आप टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। पहला जो वर्ड है वो है केओस। केओस का मतलब होता है अराजकता, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है ना। इसको पेंडेमोनियम, मेहम, शैम्बल्स, अपहिवल, हैवक, इन सभी वर्ड से बता सकते हैं। आज आप केओस और पेंडेमोनियम दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में देखेंगे। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने काबुल का कब्जा कर लिया तो एक केओस का एटमॉस्फियर था, अराजकता का माहौल था वहाँ की सड़कों पे। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, बार बार आता है, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड हो गया, सभी को आना चाहिए। अगला वर्ड है इंक्रीमेंट। 90% केसेस में
चलो छोड़ो, फिर आगे डिटेल में फिर कभी बताएंगे। अभी सिंपल मीनिंग इसका देख लो जो आज आज की क्लास के लिए ज़रूरी है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जी बेदर्द, मैंने लिख भी दिया है ना हिंदी में, बेदर्द, क्रूअल, मर्सीलेस। आर ट्रिप हैड टू बी पोस्टपोन ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर। हमारी ट्रिप जो है पोस्टपोन करनी पड़ी हमें ख़राब मौसम या बेदर्द मौसम की वजह से, मर्सीलेस वेदर की वजह से। मर्सीलेस वेदर कैसा होगा? बारिश हुई है तो हुए ही जा रही है, आप घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, या ठंड पड़ रही है तो ऐसी ही पड़ रही है कि आपका जाने का मन नहीं कर रहा कहीं। तो ऐसा वेदर जो आपको दर्द दे, बिटर हो, वो कहलाएगा इंक्लीमेंट। चलिए, 90% केसेस में ये वर्ड वेदर के साथ में ही यूज़ होता है, होने को कहीं भी हो जाएगा, पर आप 10 बार इस वर्ड को देखोगे तो 8-9 बार आपको ये वर्ड वेदर नाम के वर्ड से मिला हुआ, जुड़ा हुआ मिलेगा। अगला जो वर्ड है वो है एनकम्पस। आपने स्कूल में कंपस यूज़ किया होगा। प्रकार होता था ना, प्रकार, जिसको आप रख के ऐसा एक सर्कल बनाते थे, है ना, उसको कंपस बोल देते हैं अंग्रेजी में। एनकम्पस करना यानी किसी चीज़ को, जैसे आप प्रकार से गोला बना के, घेरा बना के किसी चीज़ को अपने दायरे में लेते हैं। भैया आपने घेरा बना दिया तो घेर लिया ना, आपने दायरे में ले लिया ना। एनकम्पस का मतलब भी होता है घेरा बनाना और दायरे में लेना। टू इंक्लूड समथिंग इन योर स्कोप। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है सेक्रेटरी के तौर पे, वो एनकम्पस करती है, दायरे में रखती है, घेर के रखती है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बहुत सारी जिम्मेदारियों को। दायरे में लेने को, एनकम्पस करने को एनकैप्सुलेट करना भी बोलते हैं। कैप्सूल भी ऐसा ही होता है, आपने देखा हो तो। कैप्सूल क्या, एक बाहर एक शेल होगी कैप्सूल की और उसके अंदर कुछ दवाई होगी, तो उस शेल ने, कैप्सूल ने दवाई को अपने अंदर ले रखा है ना। एनकैप्सुलेट करना, कैप्सूल की तरह किसी चीज़ को अपने अंदर, ठीक है ना, अपने दायरे में ले लेना। इसको एनवेलप करना भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स एनवेलप जो लिफाफा है वो भी किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है, तो वहीं से वर्ड बनाया गया। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सारे वर्ड जो है कॉमन ही हैं, ये थोड़ा सा आप इनको अंदर घुस के समझो ये बने कैसे हैं। कैस्केड नेक्स्ट वर्ड है। कैस्केड वर्ड को हिंदी में बोलते हैं झरना। ऊपर से नीचे पानी गिरता है ना, उसको बोलते हैं कैस्केड करना या झरना। ये नाउन फॉर्म है इसकी, मैंने डाउन लिख दिया है, इसको नाउन कर लेना। आज आप इस वर्ड की वर्ब फॉर्म देखेंगे। कैस्केड का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है झरने की तरह किसी चीज़ का ऊपर से नीचे आना। जैसे सरकार अगर 100 रुपये भेजती है गरीबों के लिए, तो वो 100 रुपया अलग अलग लेवल्स पे होता हुआ लास्ट में गरीब के हाथ पहुंचता है, और पता नहीं कितना पहुंचता है, आपको पता ही होगा। तो वो कैस्केड करता हुआ आता है, ऊपर से नीचे किसी लेवल से दूसरे लेवल तक, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, सेंटेंस बना करके, थोड़ा समझ में आएगा आपको ये वर्ड। एम्प्लॉयमेंट हैज़ अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का एक झरने जैसा इम्पैक्ट होता है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, अपसाइड डाउन इम्पैक्ट होता है। और किस पे? कंज्यूमर डिमांड पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एम्प्लॉयमेंट होगी, नौकरी कम होगी, पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खर्चों के कम, खर्चों के कम तो इकोनॉमी भी कम बढ़ेगी। तो ऊपर से झरने की तरह जो एम्प्लॉयमेंट नीचे तक जो है बह करके अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। तो नया वर्ड है आपके लिए, फिर किसी क्लास में आएगा, 2 बार 5 बार देखोगे अलग अलग जगह तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आज आपको मैंने पहली बार ये वर्ड करवा दिया, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो प्रोड करना होता है। प्रोड, प्रोड मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। उस लकड़ी को बोलते हैं जिसके सहारे आप जो है जानवरों को चराते हैं। भाई जानवर तो इधर उधर कहीं भी भाग जाएंगे ना, तो उनके साथ में एक शेपर्ड होगा, एक लकड़हारा, वो क्या बोलते हैं उसको, बकरी चराने वाला, है ना। तो वो गडरिया होगा जो शेफर्ड, वो अपने साथ में एक लकड़ी रखेगा प्रोड, और वो उन सब जानवरों को रास्ता दिखाते हुए चलेगा। तो अगर आपको ज़िंदगी में कोई इसी तरीके से रास्ता दिखाए, डायरेक्ट करे, सही जगह के लिए आपको नज करे, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोड करना। टू मोटिवेट या पुश समवन टू डू समथिंग, सही जगह के लिए, सही काम के लिए। इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज़ प्रोडेड द पॉलिसी मेकर्स। बढ़ते हुए जो क्राइम है महिलाओं के खिलाफ, उन्होंने प्रॉड किया है पॉलिसी मेकर्स को, उन्होंने मोटिवेट किया है हमारे कानून निर्माताओं को, हमारे बाबू और ऑफिसर्स और नेताओं को। और किस चीज़ में? इनटू लगा के बताएंगे, मेकिंग हार्शर लॉज, और ज़्यादा हार्श लॉज को मेक करने में। तो क्राइम जो है बढ़ता हुआ, उसकी वजह से महिलाओं के लिए जो क्राइम है उसकी सज़ाएं ज़्यादा हार्श हो रही हैं, है ना, प्रॉड हो गए हैं।
समझ पाए होंगे आप। चलिए, प्रोड को नज करना भी बोलते हैं। आज ये नज वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नज का एक्शन मैं आपको बता देता हूँ। किसी को आप कोनी मारते हो ना, चल 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 कोनी मार के आप बोलते हो कर 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 ऐसा कर, वो होता है नज करना। ऑलमोस्ट प्रोड जैसा ही है, आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास हैरोइंग। हैरो क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे बांधा जाने वाला बड़ा सा हल, जिसके सहारे आप जो है खेत को हैरो करते हो, प्लो करते हो, टिल करते हो। भाई खेत में ऐसे तो बीज डल नहीं जाएंगे, पहले मिट्टी को तोड़ोगे, समतल करोगे, सीड बेड बनाओगे, है ना, जहाँ पे डाल सकें आप, क्यारियाँ बनाओगे बीज डालने के लिए। तो जो आप हल चलाते हैं उस हल को बोलते हैं हैरो। और हल जो होता है बहुत, हैरो या हल जो बोलते हैं बहुत तीखा होता है। अगर आपको कोई चीज़ हैरो कर रही है तो वो चीज़ आपके लिए एक्सट्रीमली पेनफुल है। ज़मीन पे तो हल चल जाता है, आपके ऊपर कोई हल चलाए तो, समझ पाए मेरी बात को? हैरोइंग मतलब बहुत ज़्यादा खराब, पेनफुल कोई चीज़ हो जो आपके लिए, है ना। टू गेट इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स इज़ अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। यहाँ पूरा नहीं लिखा मैंने, सेंटेंस पूरा कर लेना। फॉर कॉमन सिटीजन्स, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होना, कानूनी कार्रवाई के अंदर शामिल हो जाना बहुत ही पेनफुल या हैरोइंग एक्सपीरियंस होता है किसी भी आम आदमी के लिए। पेनफुल को एगोनाइजिंग, एक्सक्रूशिएटिंग या डेबिलिटेटिंग भी बोलते हैं। ये वही वाला पेन है जो आपसे सहन ना हो। एक्सक्रूशिएटिंग पेन, डेबिलिटेटिंग पेन, एगोनाइजिंग पेन, हैरोइंग पेन, ठीक है। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। तो नए वर्ड हैं, कोई बात नहीं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखो समरी ये है कि हर साल कोहरा होता है, खास करके दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में। और कोहरे में फ़्लाइट्स उड़ाना या टेक ऑफ करवाना या लैंड करवाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो समस्या है हर साल की है दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे। जब पैसेंजर जो है 6-6, 8-8 घंटे फ़्लाइट्स के डिले हो जाने की वजह से एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। और इस साल तो हद हो गई, जब एक पैसेंजर ने पायलट का ही घूसा मार दिया, है ना, उसको पंच कर दिया, क्योंकि वो 4-2-3 घंटे से उसकी फ़्लाइट जो है डिले हो चुकी थी, उड़ नहीं रही थी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये तो हर साल होना है। सरकार को इसके लिए 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दुरुस्त करना होगा। कोहरे के वक्त सिर्फ 1-2 इक्विपमेंट है हमारे पास जिनकी सहारे प्लेन उड़ सकता है। अगर वो एक इक्विपमेंट किसी एक प्लेन के लगा दिया तो फिर दूसरा प्लेन खड़ा रहेगा जब तक वो इक्विपमेंट खाली नहीं होगा। तो ये इक्विपमेंट हज़ारों क्यों ना हो, सैकड़ों या दर्जनों क्यों ना हो। तो दूसरी चीज़ आपको ये करवानी है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, गाइडलाइन बनानी है कि एयरलाइन वाले जब भी डिले हो वो पैसेंजर से कैसे बात करें, पैसेंजर को कैसे सच्चाई बताई जाए कि कितनी उसकी फ़्लाइट डिलेड है। किसी को गोली नहीं गिटानी है कि भाई तेरी 2 घंटे डिले है, 3 घंटे डिले है, 12 घंटे डिले है, तो उसको पहले ही बोल दो कि 12 घंटे डिलेड है, नहीं उड़ेगी 12 घंटे से पहले। तो ये एक एसओपी आपको बना के देना होगा सरकार को, सभी एयरलाइंस को। नहीं ऐसा करोगे तो हर साल ऐसे ड्रामा, ऐसे तमाशा आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। समरी मैंने आपको दे दी, टोन लास्ट में बताऊंगा क्लास के। कह रहा है शॉर्ट ऑफ हैविंग अ स्पेशल हॉटलाइन विद द वेदर गोड्स, इंडिया नीड्स टू फिक्स अ सीरियस प्रॉब्लम। देखिए शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में डेफिशिएंट होना या किसी चीज़ में लैकिंग होना, कोई चीज़ आपके पास पर्याप्त तौर पे ना होना। कह रहा है जी पर्याप्त तौर पे ना होने के, हैव करने के, एक सीधी हॉटलाइन को, सीधी टेलीफोन लाइन को वेदर गॉड्स के साथ, मौसम के भगवान के साथ, इंद्र देवता के साथ। कह रहा है जी इस चीज़ के बिना जो इंडिया के पास नहीं है, मजाक में बोल रहा है, मस्ती कर रहा है, समझ गए ना। कह रहा है जी भगवान इंद्र से डायरेक्ट जो है फ़ोन नंबर एक्सचेंज ना होने के वजह से इंडिया जो है उसको ज़रूरत है, नीड है कि वो फिक्स करे एक सीरियस प्रॉब्लम को। और वो कौन सी प्रॉब्लम है? कह रहा है जी कॉलम लगा के वो प्रॉब्लम बताएगा आपको। हैंडलिंग इट्स एयर ट्रैफिक व्हेन वेदर कंडीशंस गेट बैड। हैंडल करना अपने एयर ट्रैफिक को, एयरलाइंस को, एयरक्राफ्ट को जब भी वेदर कंडीशन ख़राब होती हैं, मौसम बिगड़ता है। ठीक है, तो पहली लाइन में थोड़ा ह्यूमर डाला इसने कि भाई आपकी इंद्र देवता से कोई डायरेक्ट बातचीत तो होती नहीं, अब नहीं होती है तो फिर एक प्रॉब्लम आपको फिक्स करनी है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब मौसम ख़राब हो और आपको ऊपर से फ़ोन ना आता हो एडवांस में, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है उस मौसम में कैसे आप अपनी एयरलाइंस को चलाओगे। इंडिया की वो है नीड्स। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, किसी चीज़ में लैकिंग होना, है ना।
कंडीशंस की वर्ब है गेट। गेट का मतलब है यहाँ पे बिकम। बिकम वर्ड को आप गेट वर्ब से भी लिख सकते हो, ठीक है। द केओस दैट द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरपोर्ट न्यू दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल और आईजीआई एयरपोर्ट विटनेस्ड इन लास्ट फ्यू डेज वॉज ड्यू टू 3 रीजन्स। कह रहे जो केओस है, जो अराजकता है, जिसको कंट्री के सबसे बड़े एयरपोर्ट ने, जिसका नाम है देखो कॉमा से कॉमा के बीच, ये कॉमा से ये कॉमा के बीच 2 कॉमा जब भी आए तो उनके बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है हमेशा। कह रहे जो केओस है जिसको कंट्री के सबसे बड़े एयरपोर्ट ने देखा, जिसका नाम है आईजीआई एयरपोर्ट, विटनेस किया, और कब, पिछले कुछ दिनों में। कह रहा वो केओस था ड्यू टू यानी वजह से 3 रीजन्स के, 3 कारणों के। अब वो तीनों रीज़न आपको बताएगा कॉलम के बाद। पहला रीज़न क्या है, बैड वेदर कंडीशंस दैट सॉ विजिबिलिटी एट टाइम्स ड्रॉपिंग टू 0। खराब मौसम की कंडीशंस जिन्होंने देखा कि विजिबिलिटी एट टाइम्स यानी कभी कभी, बीच बीच में ड्रॉप हो गई, नीचे गिर गई 0 तक, है ना। मान लो 15 मिनट के लिए 0 विजिबिलिटी है, फिर 5 मिनट के लिए आई 10% विजिबिलिटी, 5%, थोड़ा कोड़ा छटा। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी, बार बार 0 विजिबिलिटी हो रही थी। दूसरी क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। अब देखो ये जो बीच में ब्रैकेट लगा के बता रहा है, ये बता रहा है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दूसरी जो चीज़ थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप, दिल्ली के एयरपोर्ट के ढांचे के अंदर की कमियाँ। अब ये बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में पढ़ लेना इसको, पहले 3 चीज़ें समझ लो ना क्या है। तीसरी चीज़ इस ब्रैकेट से ब्रैकेट के बीच में जो ख़त्म हुई, इसके बाद लिखी हुई है एंड लगा के, एंड द इनेबिलिटी ऑफ टर्मिनल 2 टू हैंडल सर्जिंग पैसेंजर नंबर्स। जो इनेबिलिटी है, असक्षमता है टर्मिनल 2 की, कि वो हैंडल कर सके बढ़ते हुए पैसेंजर के नंबर्स को। तो इन 3 वजहों की वजह से, 3 कारणों की वजह से दिल्ली में ये सारा ड्रामा, सारा तमाशा हुआ। समझ गए। पहला कारण खराब मौसम, दूसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट का जो होना चाहिए, और तीसरा कारण पैसेंजर नंबर्स इतने बढ़ जाते हैं दिसंबर जनवरी में, लोग घूमने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं सर्दियों में, है ना। तो वो पैसेंजर नंबर्स को दिल्ली का टर्मिनल 2 जो है ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है इन 2 महीनों के दौरान। अब देख लो बीच में क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्या क्या है दिल्ली के एयरपोर्ट पे। लिमिटेड पार्किंग बेस, पार्किंग की जो सीट्स हैं, जो स्पेस है वो लिमिटेड है। बे कौन सी होती है, जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा होता है ना। तो पार्किंग की बेस वहाँ पे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। एंड डिसरप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, और डिस्टर्बेंस भी आई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में, वो वाला सिस्टम जिससे लैंड करता है कोई भी प्लेन, और कब, ऑन द ओनली रनवे इक्विप विद कैट 3 नेविगेशन सिस्टम। सिर्फ ऐसे एक रनवे पे जिसमें इक्विप किया गया है, जिसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है कैट 3 नेविगेशन सिस्टम। तो शायद ये नेविगेशन सिस्टम फॉग में, धुंध में, कोहरे में, है ना, वहाँ पे काम आता है लैंड करने के। और वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है ख़राब हो गया था, और एक ही रनवे है आपके पास जहाँ पे आप धुंध में किसी को, प्लेन को उड़ा सको या लैंड करवा सको, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं। अच्छा, और भी लिखा हुआ आगे, विच हेल्प्स प्लेन्स लैंड इन इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस। वही बात लिखी हुई है, ये वही रनवे है या वही सिस्टम है नेविगेशन का जो हेल्प करता है प्लेन्स को कि वो लैंड कर सकें ख़राब वेदर कंडीशंस में। तो लंबा सेंटेंस था लेकिन पूरा आपने ब्रेक करके पढ़ लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेना। केओस की वर्ब है वॉज, विटनेस यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की 3rd फॉर्म। वो केओस जो विटनेस किया गया, दैट केओस वॉज ड्यू टू 3 रीजन्स। सब्जेक्ट वर्ब को सही नहीं पकड़ोगे तो मीनिंग निकलेगा ही नहीं, है ना। सेंटेंस को ब्रेक करना इसीलिए आपको सिखाते हैं, सेंटेंस ब्रेकिंग की क्लासेस भी होती हैं चैनल पे अलग से। दैट आया है कंडीशंस के लिए, दैट की वर्ब है सो। विच आया नेविगेशन सिस्टम के लिए, कैट 3, इसकी वर्ब है हेल्प्स। इंक्लीमेंट यानी बहुत बेदर्द, खराब, अनप्लेजेंट। सर्जिंग यानी बढ़ता हुआ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। करेक्ट, क्लोज टू 500 फ्लाइट्स वर डिलेड and 87 cancelled as dense fog enveloped the capital those 2 days। थोड़ा शोर आ रहा होगा आपको बाहर, मैं एक फॉरेस्ट एरिया में हूँ ऑडिट के लिए, है ना। 4-5 दिन यहीं रहना है मुझे। नेटवर्क भी बहुत ख़राब है और यहाँ पे
जंगल जैसा ही है, मतलब जंगल का शोर ही आ रहा है आपको, है ना रियल जंगल का। थोड़ा सा मेरे साथ टॉलरेट करना, अभी शाम हो जाएगी तो ये सब पंछी जो हैं चले जाएंगे। कह रहा है जी लगभग 500 फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड थी, वो मतलब देरी से थी, और 87 जो थी वो कैंसल थी। जैसे ही एज गहरे कोहरे ने, फॉग ने एनवेलप कर लिया, घेर लिया, एनकम्पस कर लिया पूरी दिल्ली की कैपिटल को 2 दिनों के लिए, दोज 2 days। फ्लाइट्स की वर्ब है वर, ठीक है, वर वर डिलेड ही मान लो आप इसको, चलो। और 87 जो फ्लाइट्स हैं ये भी ये फ्लाइट के लिए आया है, इसकी वर्ब है वर कैंसल्ड। फोक का मतलब है कोरा, इसकी वर्ब है एनवेलप। एनवेलप करना, किसी चीज़ को घेर लेना चारों तरफ से। अब ये एनवेलप जो वर्ड है इसकी एक खासियत है, आपको फटाफट समझा देते हैं। अगर इसके आगे मैं ई ना लगाऊं तो ये वर्ब है, अगर इसके आगे मैं ई लगा दूं तो ये एक नाउन है, लिफाफा। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे की तरह घेर लेना, और ये बन जाता है एनवेलप यानी लिफाफा, नाउन फॉर्म में। दोनों अलग वर्ड्स हैं ये। अब ये जो ई आप देख रहे हैं ये ई डी लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वो अलग चीज़ है। फर्स्ट फॉर्म में एनवेलप वर्ब अपने बाद में ई नहीं लगेगी। वैसे ही रैशनल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, है ना, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके अगर ई लगा दें आगे ये रैशनल बन जाएगा, इसका मतलब होगा लॉजिक, ये बन जाएगा एक नाउन। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं अपने आगे वाले लेटर के हिसाब से। तो ये 2 वर्ड्स आप ज़रूर याद रखें, आज के क्विज में मैंने पूछे हुए हैं आपसे। कह रहा है एज फॉर इनबाउंड फ्लाइट्स 414 वर डिलेड वाइल 42 फॉर कैंसल्ड। और कह रहा है अगर इनबाउंड फ्लाइट्स की बात करें, इनबाउंड मतलब जो कहीं और से दिल्ली आ रही हैं, तो कह रहा है उनमें से 414 जो है डिलेड थी और 42 जो है कैंसल थी। द सिचुएशन इम्प्रूव्ड ऑन ट्यूसडे बट इट्स नॉट बैक टू नॉर्मल। तो सिचुएशन इम्प्रूव कर गई मंगलवार को, लेकिन अभी भी बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है, पहले जैसा अभी तक सिस्टम नहीं बैठा है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, अब इसमें आपको सजेशन देगा क्या करना चाहिए। कह रहा द केओस एट IGI कैस्केटेड अक्रॉस अदर एयरपोर्ट्स। कह रहा है ये जो सारी अराजकता थी IGI पे, ये फैल गई आगे से आगे, नीचे से नीचे जा कर के झरने की तरह दूसरे एयरपोर्ट्स पे भी। और कैसे? लीविंग पैसेंजर्स फ्यूरियस, छोड़ते हुए, लीव करते हुए पैसेंजर्स को बहुत गुस्से में, बहुत फ्यूरियस। अब कितने गुस्से में? डैश से डैश के बीच में बताया गुस्से का लेवल। कह रहा है जी टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द एयर ट्रेवल इक्विवेलेंट ऑफ रोड रेज। कह रहे इस पॉइंट तक, इस बिंदु तक जहाँ जो इंसिडेंट्स हैं रोड ट्रैवल के, एयर ट्रैवल के, वो इक्विवेलेंट हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं रोड रेज के। रोड रेज क्या होती है? सड़क पे गाड़ियाँ भिड़ी, दोनों ड्राइवर बाहर निकलेंगे और रेज यानी गुस्सा करेंगे, एक दूसरे को पीटेंगे, गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। करते हैं ना कुछ जाहिल लोग इस तरह के काम भी, झगड़ा करना सड़क पे, मारपीट करना। तो कह रहा है ये जो रोड रेज वाला जो काम है जाहिल बने का, अब वही काम उसी पॉइंट तक पहुंच चुका है कि ये काम अब एयर ट्रैवल में भी होने लगा है। प्लेन में बैठा हुआ पैसेंजर पायलट को पकड़ के धुलाई करने लगा है उसकी, है ना। इस पॉइंट तक पैसेंजर्स फ्यूरियस हो गए हैं। अच्छा, और कह रहा है जी लीविंग द पैसेंजर्स फ्यूरियस एंड ग्राउंड ऑफिशियल्स एंड क्रू स्ट्रेस्ड। और लीव करते हुए ग्राउंड ऑफिशियल्स को, ग्राउंड पे रहने वाले जो काम करने वाले होते हैं, और जो क्रू मेंबर होते हैं, एयरपोर्ट एयरलाइन का स्टाफ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड। तो पैसेंजर गुस्सा है, स्टाफ बड़े स्ट्रेस में है, और यही सब का सब हर एयरपोर्ट पे हो रहा है। केओस की वर्ब है कैस्केडेड। कैस्केड करना यानी आगे से आगे दूसरे लेवल्स तक उतर आना, जैसे झरने में से पानी निकलता है। फ्यूरियस समझ गए होंगे आप, गुस्से को बोलते हैं। इक्विवेलेंट यानी बराबर। क्रू का मतलब होता है वो सभी लोग जो किसी एयरक्राफ्ट पे या शिप पे काम करते हैं। कैप्टन के साथ में हेल्प करने वाले सभी लोगों को क्रू बोला जाता है। ये एक वन वर्ड है, कलेक्शन ऑफ मैन एंड वीमेन हु वर्क ऑन एयरक्राफ्ट और अ शिप, उस चीज़ के लिए। और इसी तरीके के ये कई वन वर्ड्स हैं कलेक्शन ऑफ मैन एंड वीमेन के, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे लोग जो एक कॉमन फेथ को बिलोंग करते हैं, जो एक कॉमन जो है रिलीजन में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को, कलेक्शन को बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन। जैसे 50 लोग हैं, चर्च में जा रहे हैं संडे को सर्विस के लिए, दीज आर पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, है ना, चर्च कॉन्ग्रीगेशन। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं फ्लॉक।
ग्रुप ऑफ शिप्स या एयरक्राफ्ट को बोलते हैं फ्लीट, और ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स, स्मॉल बोट्स को बोलते हैं फ्लोटिला। बहुत कॉमन वन वर्ड्स हैं ये। छोटी नावों के ग्रुप को बोलेंगे फ्लोटिला, बड़ी नावों या बड़े जहाज़ों के ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट, चाहे एयरक्राफ्ट हो, हवाई जहाज़ हो, उसको भी, और बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों के ग्रुप को बोलते हैं बैंड या एंसेम्बल। और इसी तरीके से ये एक प्यारा वन वर्ड है, ज़रूर याद रखें, अ ग्रुप ऑफ स्किल्स इन एन ऑक्यूपेशन। जैसे दर्जी का ऑक्यूपेशन है टेलरिंग का, इसमें आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? कपड़े को काटना आना चाहिए, सिलना आना चाहिए, टांका लगाना आना चाहिए, है ना, रफू करना, पीको करना, ये सब करते हैं ना जो। तो जो भी स्किल्स हैं किसी भी ऑक्यूपेशन से जुड़ी हैं, उसके लिए अंग्रेजी में एक वन वर्ड है रेpertoire, है ना। दर्जी का रेpertoire मतलब दर्जी की सारी स्किल्स, पेंटर का रेpertoire मतलब पेंटर की सारी स्किल्स। तो ये एक वन वर्ड याद रखेंगे। आज मैंने पूछ भी लिया आपसे क्विज में लास्ट। और किसी भी आर्टिस्ट के सारी बुक्स या सारे सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है, किसी भी कलाकार के सारे काम का जो कलेक्शन है, उसके लिए वर्ड हमारे पास कॉर्पस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यही वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, 2 3 4 बार 5 बार देखोगे स्क्रीनशॉट से तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा मच ऑफ द पेन कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड। ज़्यादातर ये पेन जो है मिनिमाइज किया जा सकता था। कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हैं। पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए थी लेकिन हो ना पाई हो, तो ये सारा पेन भी कम किया जा सकता था पास्ट में ही। कह रहा कब? इफ़ एयरलाइंस हैड पुट इन प्लेस अ क्राउड एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एयरलाइंस ने पुट इन प्लेस किया होता, फॉर्मुलेट किया होता, इस्टेब्लिश किया होता। इन प्लेस मतलब अपनी जगह पे, पुट का मतलब है रखना, किसी चीज़ को अपनी जगह पे रखना, यानी किसी चीज़ को, समझ गए ना, इस्टेब्लिश करना। अगर उन्होंने बनाया होता है एक क्राउड एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और कब? वेल बिफोर दिल्लीज फॉग सीजन, दिल्ली के फॉग यानी धुंध के सीज़न से, कोहरे के सीज़न से काफ़ी पहले। विच लाइक एयर पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ रेयरिटी। कह रहा है ये दिल्ली का जो फॉग सीज़न है, एयर पोल्यूशन की तरह ही एक रेयरिटी अब बिल्कुल भी नहीं है, एक खास घटना बिल्कुल भी नहीं है। रेयरिटी वो होती है जो बहुत ही सालों में एक बार हो, रेयर हो। तो ये फॉग वॉग तो सब होता ही है हर साल, है ना। तो ये रेयरिटी बिल्कुल भी नहीं है, इज़ नो लॉन्गर रेयरिटी। मीनिंग समझ में आना चाहिए। मच ऑफ द पेन की वर्ब है कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड। मच लगाया गया पेन के लिए। पेन अनकाउंटेबल है, पेन को गिन नहीं सकते हो आप। गिन सकते हो क्या? 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ऐसा होता है क्या? पेन तो पेन है ना, इसलिए मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको काउंट कर सकते होते तो यहाँ लगाया जाता मैनी। मान लो यहाँ लिखा होता बॉयज़ गर्ल्स, तो मैनी ऑफ द बॉयज़, मैनी ऑफ द गर्ल्स। एयरलाइंस की वर्ब है हैड पुट इन प्लेस करना, किसी चीज़ को अपनी जगह पे रखना। विच की वर्ब है इज, विच आया है फॉग सीजन के लिए। नो लॉन्गर का मतलब है अब बिल्कुल भी नहीं, नो मोर। कह रहे जी फाइनली ऑन मंडे द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नज्ड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और DGCA तो इशू अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और SOP। कह रहे जी फाइनली सोमवार को जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ना, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री ने नज किया, प्रोवोक किया या मोटिवेट किया कि जो DGCA है, जिसका काम है सारी एयरलाइंस को संभालना, DGCA इशू करे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, एक गाइडलाइन को। और गाइडलाइन किस चीज़ की है वो आपको आगे बताएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री की वो है नज। नज करना आप समझ चुके हैं, पोक करना, प्रोड करना, गोड करना, मोटिवेट करना। कह रहे द लॉन्ग नीडेड डायरेक्टिव आस्क एयरलाइंस टू प्रोवाइड प्रिसाइज रियल टाइम अपडेट्स। ये जो लॉन्ग नीडेड डायरेक्टिव है, ऐसा डायरेक्टेड, ऐसा गाइडलाइन, ऐसा SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो काफ़ी वक्त से जिसकी ज़रूरत थी, लॉन्ग नीडेड था। कह रहा है ये SOP या डायरेक्टिव आस्क करता है, कहता है सभी एयरलाइंस को कि वो प्रोवाइड करें एकदम प्रिसाइज या सटीक रियल टाइम अपडेट्स को, लाइव अपडेट्स को। और किनको? टू पैसेंजर्स, सभी यात्रियों को। और ये अपडेट्स किस चीज़ पे हों? ऑन फ्लाइट डिलेज थ्रू देयर वेबसाइट्स एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। ये हो फ्लाइट को होने वाले डिलेज़ में, डिलेज़ के लिए अपनी वेबसाइट के जरिए ये सारा काम करें,
या फिर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, कैसे भी करें। तो ये लिखा है ना, सबको आपको बताना है कि कितनी लेट और कब आएगी आपकी फ़्लाइट। फिर क्या बताता है, क्या कहता है भाई, ट्रेन और एयरलाइन स्टाफ टू इन्फॉर्म पैसेंजर्स अबाउट एनी डिलेज एंड कैंसल। ट्रेन करे एयरलाइन स्टाफ को ताकि वो इन्फॉर्म कर सके पैसेंजर्स को किसी भी डिले और कैंसलेशन के लिए। कह रहा और कब, रीजनेबली इन एडवांस, जो एडवांस में होना चाहिए रीजनेबल तरीके से। अगर फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो ऐसा नहीं है एयरपोर्ट पे पहुंच गया, फ़्लाइट से 15 मिनट पहले बता रहे हो कि कैंसिल हो रही है, आपको पहले से पता था कैंसिल होने वाली है 3 घंटे से, तो उसको घर पे ही बता देते, वो आता ही ना एयरपोर्ट तक। तो रीजनेबली एडवांस ही बताया जाए कि फ़्लाइट डिलेड है, कैंसल्ड है। कह रहे फ्लाइट्स दैट आर एंटिसिपेटेड टू बी डिलेड मोर देन 3 आवर्स। ये कैंसिल उन फ्लाइट्स को करना है जो कि एंटिसिपेटेड है, जिनको आशा है, जिनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो डिले होंगी 3 घंटे से ज़्यादा। ये सारा कुछ जो है इन एयरलाइन वालों को करना होगा इस डायरेक्टिव के आने के बाद। डायरेक्टिव की वर्ब है आस्क्स, दैट आया है फ्लाइट्स के लिए, दैट की वर्ब है आर एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ से कुछ। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एकदम, है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, प्रिसाइज। रियल टाइम का मतलब होता है लाइव, एकदम आपको ऐसी अपडेट मिलेगी कि आपकी फ़्लाइट यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, है ना, इतने बजे आएगी, रियल टाइम अपडेट्स। कह रहा है अकॉर्डिंग टू DGCA देयर वर 150 मिलियन डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स इन 2023। DGCA की माने तो लगभग 15 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर्स थे, 152 मिलियन, 152 मिलियन कितने हो गए, 15 करोड़ हो गए ना। तो 15 करोड़ डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स थे 2023 में, द हाईएस्ट एवर, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। एयर ट्रैवलर्स की वर्ब है वर। कह रहे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इज इनॉर्मस। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो आर्थिक असर है इस सर्ज का, इस 152 मिलियन के आंकड़े का, सर्ज का मतलब होता है उछाल। कह रहा है ये इनॉर्मस है, ये बहुत बड़ा है। अगर 100 करोड़ की, 150 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोग साल में एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि इनमें डुप्लीकेशन भी होगा, कोई आदमी गया है वापस भी आ गया, 2 बार गया, 3 बार गया, तो ओवरऑल ये बताता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैवल कर रहे हैं और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत होंगे। तरक्की जो है, एक तो ये बताता है कि तरक्की हो रही है और दूसरा इससे ज़्यादा और ज़्यादा तरक्की जो है, प्रोग्रेस आगे होगी। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। कह रहा है जी टू कीप दिस मोमेंटम गोइंग एयरलाइंस मस्ट फॉलो द DGCA SOP। इस मोमेंटम को, इस संवेग को बनाए रखने के लिए कि 15 करोड़ लोग जो है एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं हर साल, कह रहे इस मोमेंटम संवेग को बनाते रखते हुए, कीप करते हुए गोइंग, एयरलाइंस को फॉलो करना चाहिए DGCA की गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को या SOP को। अच्छा, और क्या करना चाहिए, एंड इंश्योर एयरपोर्ट्स डोंट बिकम स्ट्रेस जोन्स। और इनको ये इंश्योर करना होगा, पक्का करना होगा कि एयरपोर्ट्स जो हैं स्ट्रेस जोन्स ना बन जाएं, ऐसे जोन ना बन जाएं जहां आपको स्ट्रेस होने लगे। एंड एयर ट्रैवल नॉट सच अ नॉर्मल हैरोइंग एक्सपीरियंस। और एयर ट्रैवल जो है वो भी एक ऐसा नॉर्मल हैरोइंग एक्सपीरियंस ना हो जाए। हैरोइंग मतलब पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस यानी अनुभव, नॉर्मल मतलब आमतौर पे। तो एयर ट्रैवल जो है आमतौर पे एक पेनफुल एक्सपीरियंस ना हो, प्लेजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10-5 हज़ार लगा करके आप जा रहे हो कहीं पे समय बचाने के लिए, तो वहाँ जाके आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एयरपोर्ट पे आपको मज़ा आना चाहिए, है ना। चलिए, एयरलाइंस की वर्ब है मस्ट फॉलो। एयरपोर्ट्स, अच्छा एयरपोर्ट्स की वर्ब है डू नॉट बिकम, और एयरलाइंस की दूसरी वर्ब है इंश्योर। दे मस्ट फॉलो द DGCA SOP एंड दे मस्ट इंश्योर दैट एयरपोर्ट्स डोंट बिकम स्ट्रेस जोन्स। हैरोइंग आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जो। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, आ जाओ अपने क्विज़ पे। सिंपल सा आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल और छोटा सा ही क्विज़। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है चारों में से जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट में हुए ड्रामे के लिए, जो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, खराब वेदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पैसेंजर का गुस्सा रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, DGCA का जो कोई एब्सेंस है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, क्या वो एक रीज़न है या नहीं, या फिर एयरलाइंस की जो अनप्रिपेयर्डनेस है या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जो अनप्रिपेयर्डनेस है ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए। इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ जो है वो एक कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्ट कोज नहीं है।
ठीक है। बीमार होने का डायरेक्ट कॉज होता है वायरस, है ना। बीमार होने का कॉन्सिक्वेंस होता है टेम्परेचर। समझ गए ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते मुझे बुखार की वजह से बीमार हो, नहीं, बीमार होने की वजह से मुझे बुखार है ना। तो क्या होने की वजह से क्या हुआ ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वजह असली बतानी है आपको, जो असली वजह नहीं है उसको माइनस करना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाया है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, पहले अपना ट्राई खुद से दो। बीच के चारों क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ भी बताने का नहीं है इनमें, वो क्या आपके क्वेश्चन हैं। फ्लोटिला क्या होता है, एक प्रोफेशन की सारी स्किल्स को क्या बोलते हैं, इनक्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, हैरोइंग नाम का वर्ड कौन से दूसरे वर्ड के साथ फिट होगा, रिमार्क, क्राउड या विजिबिलिटी। लास्ट में 3 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, ठीक है, या इसके आसपास। दूसरी आपको मिलेगी शायद यहाँ आसपास, ठीक है, यहाँ। और तीसरी कहाँ है, यहीं है, यहीं कहीं है, मतलब देख लेना, ठीक है। कहाँ रख दी मैंने, इस वर्ड के पास है, इस वर्ड के पास है। चलो कमेंट सेक्शन में आंसर डाला है। फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट का आंसर है बी। पैसेंजर के गुस्से की वजह से ड्रामा नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ उसके बाद पैसेंजर ने गुस्सा करना शुरू किया, फ्यूरियस जो है अपनी रेस दिखाई। वो मारपीट वाला सीन तो ठीक था, वो तो गलत था ही, उसके अलावा भी बहुत सीन हुए हैं, कई पैसेंजर्स ने केस कर दिया एयरलाइंस पे, चिल्लम चिल्ली हुई। ये सब चिल्लम चिल्ली जो है ना, ये कॉन्सिक्वेंस है इस ड्रामा का, जो एयरलाइंस और डीजीसीए के तैयारी ना होने की वजह से हुआ। तो बी को आप आंसर बनाएंगे, ए सी और डी जो है डायरेक्ट कोज हैं इस पूरी सिचुएशन के। तो मेंस लेवल के क्वेश्चन में थोड़ी रीजनिंग लगती है। चलिए क्लास को रैप अप करेंगे। अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।